नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर श्रीदेव सुमन संस्कृति साहित्य एवं शिक्षा संस्थान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका सुमन सुधा का विमोचन किया। साथ ही मंत्री ने स्वर्ण पुस्तक और श्रीदेव सुमन पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज हम उस महान क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और साहित्यकार को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन जी को उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्राथमिकता से काम करेगी। सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित तो कर दिया, लेकिन गंगा का पवित्र जल घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में हरिद्वार की हर की पेड़ी से 3000 गंगाजली को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य आसपास के शहरों की ओर रवाना किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है जिसमें हरिद्वार न आने वाले श्रद्धालुओं को उनके घर पर ही गंगाजल उपलब्ध हो सकेगा। कि इस बार कोरोना के कारण कांवड़ मेले पर प्रतिबंध लगा है और जो शिव भक्त हैं उनकी एक आस्था होती है कि महाशिवरात्रि के दिन आस्था स्वरूप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर दें। तो बीइंग भगीरथ संस्था द्वारा हमसे इसमें सहयोग की अपेक्षा की गई थी। उसी के अनुरूप हमारे द्वारा जो अवैध रूप से कैनी की बिक्री से जो जब्त कैन की गई थी वो हमारे स्टोर में थी। तो इन्होंने 5000 हमसे कैनी की मांग की थी, तो हमने उनको 5000 कैनी निःशुल्क दी हैं। इसके अतिरिक्त कोई और संस्था भी अगर इस तरह का पवित्र कार्य करना चाहती है और हमसे इस तरह का सहयोग की अपेक्षा करेगी तो उनको भी हम निःशुल्क कैनी प्रदान कर देंगे। हरिद्वार से चूँकि कांवड़ के मेले को स्थगित करने के बाद इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि देश के विभिन्न शहरों में जो गंगा जल है वो हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर दिया जाए। जहाँ लोगों की इस प्रकार की डिमांड है, वहीं हमारे यहाँ हरिद्वार में शिखर पालीवाल जी जो संगठन चलाते हैं बीइंग भगीरथ, उसके अध्यक्ष हैं। वो प्रारंभ से इस प्रकार के सब कामों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं और नगर निगम के सहयोग से आज ये गंगा जली दिल्ली के विभिन्न जिलों में और गंगा सभा के सहयोग आशीर्वाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। पतित पावनी माँ गंगा के आशीर्वाद से जितने भी हमारे शिव भक्त भाई थे दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में, हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी और उन्होंने कहा कि इस अभियान को आप बृहद स्तर पर चलाइए। और पहले चरण में आज हम दिल्ली, हरियाणा और रोहतक के आसपास की जगहों पर 3000 गंगा जलियाँ नगर निगम के सहयोग और श्री गंगा सभा के आशीर्वाद से हरिद्वार से आपको श्री प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में एक बार फिर राज्य सरकार कोविड-19 कर्फ्यू को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। अब खबर ये है कि सरकार इसे एक हफ्ते के लिए और कोशिश कर रही है बढ़ाने की। हालांकि इस दौरान कई रियायतें भी देने की तैयारी है। खबर यह है कि प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को अब 100% कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश हो सकते हैं। उधर पहले ही राज्य सरकार की तरफ से डबल डोज वैक्सीन लगवाने वालों को उत्तराखंड आने के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी पहले ही सरकार की तरफ से छूट दी जा चुकी है। तीसरी लहर की संभावनाओं और चिकित्सकों की भविष्यवाणी को देखते हुए सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कूद चुकी है और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इस दौरान विधानसभा सचिव महेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी 2022 में विधानसभा में भी चुनाव होने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास के आधार पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। हमारे आदरणीय
केजरीवाल साहब ने जो यहाँ पर जो है एक सुविधा दी है, उसमें जो है 300 यूनिट फ्री का दिया है और उसमें जो है 24 घंटे बिजली का भी दिया है। और उसमें जो है ये जो किसी का यदि पेंडिंग बिल है और वो दे नहीं पाए हैं तो वो भी पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा और किसानों को जो है पूरी तरह से जो है बिजली मुफ्त की जाएगी। और जो है मैं भी उसमें जो है उत्तराखंड की जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप पार्टी को जो है अधिक से अधिक वोट दे करके उसे सफल बनाएं और मेरा पूरा योगदान उसमें रहेगा। विकासनगर के हनुमंत धाम में योगा शिक्षकों ने अपनी बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बेरोजगारी से जूझ रहे योगाचार्य शिक्षकों की समस्या के बारे में सरकार को चेताने का काम किया गया। योगाचार्य शिक्षक भोपाल सिंह रावत ने कहा कि योग दिवस पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन योगा शिक्षकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि योगा शिक्षक सरकार से कई सालों से सरकारी विभाग में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। आप सबको विदित है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना शासनकाल को संभाला। उसके बाद उन्होंने जो ना 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन केंद्र सरकार हमारे प्रत्येक जिले, ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय हर जगह योग करवाती है और कई करोड़ रुपए खर्च करवाती है। लेकिन आज मैं उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं कि वो योग प्रशिक्षक क्यों नहीं चाहते। योग भारत की वो प्राचीन विद्या है जिस विद्या ने प्रत्येक शिक्षा को जन्म दिया है, लेकिन आज हम लोग नहीं समझ पाए कि योग का महत्व क्या चीज़ है, योग कितना जन जन तक पहुंचता है। दूसरी बात मेरी इसी दौर में आगे बढ़ेगी कि आज हम लोग जितने भी कार्यकारिणी संगठन बना रहे हैं, हमारा केवल एक मुद्दा यही है कि 2.5 महीने के अंदर अंदर जितना भी हम लोग कार्य कर पाएंगे, अगर जितने हमने पत्र दिए हैं किसी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने के लिए, अगर उसमें एक्शन होता है तो हम उसके अमल करते हैं। अगर एक्शन नहीं होता तो हम साम वेद दंडवत के काम हर कदम उठाएंगे जिस कदम से सरकार हमारी जानेगी। ऐसा आप सबको विदित है 2000 कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से बद्रीनाथ यात्रा यथावत सुचारू नहीं हो पाई है और वहीं अब चारधाम यात्रा से जुड़े सभी लोगों ने शासन और प्रशासन से यात्रा शुरू करने की अपील की है। एक और जहां हकूकधारी देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे, तो वहीं अब चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ में वामड़ी गांव के हकूकधारी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड सरकार से यही मांग रहेगी कि चारधाम जल्द से जल्द शुरू कर दे, क्योंकि पिछले 2 साल से स्थानीय लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। स्थानीय ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जितने भी लोग पर्यटन से जुड़े हैं, जितने भी चारधाम हैं, तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है और निस्संदेह जल्द से जल्द यात्रा शुरू करनी चाहिए। आज हमने जिस प्रकार से जुलूस निकाला है, हमारे सभी युवा भाइयों ने एक जुलूस निकाला और हम निरंतर ये जुलूस निकालते रहेंगे जब तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर दी जाती है। यहाँ तक कि वैली ऑफ फ्लावर से लेकर हिमाचल सभी जगह की यात्रा शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने पूरे चारों धाम को बेरोजगार करा दिया है। ये हमारी उत्तराखंड सरकार की पहल है और सभी स्थानीय चारों धामों में बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और जो लगातार हमारी लोगों की मांग आती रही है, वो कोई आंदोलन को हमारे सबको दबाते रहे हैं। और जो भी अधिकारी जिस धाम में जा रहा है, चाहे बद्रीनाथ धाम में जाए, चाहे गंगोत्री धाम में जाए, चाहे यमुनोत्री धाम, सिर्फ अपनी मीटिंग करके और चले जाते हैं और कहते हैं हमने स्थानीय आदमी की मीटिंग कर दी और अपना जो है सब लोग तैयार हो गए, जबकि ये सरासर गलत है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत करके राज्य सरकार पर निशाना साधा, जहां किसान नेता नितिन नीलू चौधरी ने कहा कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा सरकार किसान को उद्योगपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और वहीं नितिन नीलू चौधरी ने दावा किया कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत जी ने नीलू चौधरी और नितिन चौधरी को, राष्ट्रीय सचिव को, आज प्रदेश की कार्यकारिणी की जो मीटिंग लेने के लिए कहा गया और सभी को संगठित करके किसान जो यूनियन का हमारा जो वो चल रहा है अभियान, उसे मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में आज इस चीज़ की मीटिंग ली गई। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिपाल अम्बावत जी के निर्देशानुसार
एक तो किसान संसद चल रही है इस समय, हमारा मेन ये है कि यहाँ से कितने लोग भेजे जाएंगे, 5-5 की संख्या में रोजाना वहाँ आदमी भेजे जाते हैं। तो हम पूरे उत्तराखंड से वहाँ किसान संसद में आदमी भेजेंगे, अपने किसान भेजेंगे जो वहाँ किसान आंदोलन को तेज करने के लिए, उसको पूरा सहयोग करने के लिए 24 घंटे के लिए तैयार है। दूसरा, आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आदेश किया है हमें कि हम चुनाव में सरकार के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जिला पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, आने वाला जो भी हमारा एजेंडा है वो पूरा चुनाव के ऊपर फोकस रहेगा और हम हर जगह अपने प्रत्याशी उतारेंगे जो कि हरिद्वार के रोशनाबाद में किराए पर रहने वाली महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस वारदात को अंजाम देने में महिला के पति का ही हाथ बताया जा रहा है। महिला का नाम राजकुमारी था जो लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। महिला का शव लिल्ली होटल रोशनाबाद के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि महिला का पति उससे अलग रहता था। महिला काफी समय से अकेली रहा करती थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। थाना क्षेत्र सिरकुल में सूचना प्राप्त हुई कि एतमपुर गांव में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर जाने पर पुलिस को पता चला कि पति पत्नी में पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने महिला पर धारदार हथियार से वार किया है, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा है और अगला इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। नैनीताल में अभी तक अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे पर्यावरण मित्र अब उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं। सफाई कर्मियों ने शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत की शव यात्रा निकालने के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वंशीधर भगत का पुतला फूंका गया और ऐसे में कुछ देर सड़क के दोनों तरफ जाम लगा दिया गया। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद ने बताया कि उनके द्वारा राज्य सरकार से कई चरणों में वार्ता भी की गई, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। स्तरीय आंदोलन चल रहा है हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर के। अभी भी सरकार का जो रवैया है इसके प्रति उदासीन है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। हमारे कर्मचारी लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रदेश में भी, यहाँ अपने शाखा स्तर से भी लगातार हम 2 साल से पत्राचार करते आए हैं, लेकिन हमारी मांगों को हमेशा अनदेखा करते गई है सरकार। ये सरकार क्या चाहती है हमसे ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है और हमें ना आमंत्रण दे रही है वार्ता के लिए, ना कुछ हमारी मांगों पर कोई अमल किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कावड़ यात्रा रद्द होने के बाद कावड़ मेला भी स्थगित हो गया और प्रशासन ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। दरअसल सावन के पहले दिन से ही कावड़ यात्रा का आगाज हो जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों से शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया, जिसके मद्देनजर खानपुर बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों को चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जो यात्री कावड़ के मकसद से आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। सावन का आज पहला दिन है और पहले दिन में कहीं न कहीं कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने कोरोना काल को देखते हुए कहीं न कहीं कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। ऐसे में दिखा दे कि जिस तरह से उत्तराखंड के तमाम जो बॉर्डर हैं कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं उनको कहीं न कहीं पुलिस मुस्तैद है और लगातार अतिरिक्त पुलिस बल भी लगा दिया है। साफ तौर पर हरिद्वार एसएसपी ने कहा है जो लोग कावड़ यात्रा की मंशा से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे कहीं न कहीं उनको वापस कर दिया जाएगा और इसके अलावा किसी और काम से आएंगे तो कहीं न कहीं कोरोना का जो एक RT-PCR और उसके अलावा तमाम जो गाइडलाइन दिए हैं उसको पार करने के बाद ही उत्तराखंड में उनको प्रवेश कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें इस बार कावड़ यात्रा को स्थगित करना गया है। लगातार इससे पहले जो कावड़ यात्राएं होती थी, जिस जगह हम खड़े हैं यह है उत्तर प्रदेश के जोड़ते हुए उसे खानपुर का मार्ग है और मार्ग दिखाते पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा है। हर साल इस मार्ग पर पूरी तरह भीड़ उमड़ा करती थी। कहीं न कहीं जो पुलिस के जवान उनके साथ साथ तमाम जो
स्थानीय लोग भी उनकी कहीं ना कहीं मदद करते थे। आपको दिखा दें, चौराहे बिल्कुल शांत हैं। जिस तरह से कोरोना को देखते हुए लगातार प्रशासन और सरकार ने इस बार रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक कोरोना काल को देखते हुए इस कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। ऐसे में जिस तरह से शिव भक्त उत्तराखंड में हरिद्वार के लिए जल लेने के लिए उमड़ा करते थे, तो इस बार कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह सरकार ने रोक लगा दिया है। हालांकि जिस तरह से जो चोर रास्ते हैं बॉर्डर के अलावा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस ने वहां पर भी CCTV कैमरे और तमाम जो है अतिरिक्त पुलिस बल खड़े कर दिए हैं, ताकि बॉर्डर के अलावा जो संपर्क मार्ग या चोर रास्ते हैं वहां से कोई भी कांवड़ यात्री ना आ सके। ऐसे में साफ तौर पर देखा जाएगा, जिस तरह से कोरोना के तीसरी लहर की कहीं ना कहीं एक जो आशंका हो रही है, उसको देखते हुए जो सरकार ने उत्तराखंड या तमाम देश के लोगों की सुरक्षा को नजर रखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिए हैं। और जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार और स्थानीय उत्तराखंड पुलिस ने जो जल है वो कहीं ना कहीं एक टैंकर के माध्यम से उन लोगों को देने का भी आश्वासन दिया है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी, लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन चौकसी बंधाए हुए है, कितना उन पर कांवड़ यात्रों पर अंकुश लगा पाएंगे ये आने वाला समय ही बता पाएगा। सुशील कुमार झा, न्यूज़ इंडिया, खानपुर। उत्तराखंड विधानसभा के 6 सितंबर से पहले होने वाले मॉनसून सत्र की तिथि भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन विधानसभा तैयारियों में जुट गई है और अभी तक सत्र के लिए विधायकों की ओर से 570 सवाल लगाए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार सत्र कब होगा, इसका निर्णय सरकार को करना है। विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र 6 मार्च को खत्म हुआ था। तय नियमों के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो विधानसभा का आगामी सत्र 6 सितंबर से पहले होना है। इस बीच विधानसभा की ओर से सत्र के लिए विधायकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न भी मांगे गए हैं। पौड़ी में तेज बारिश के चलते नानघाट योजना की पाइपलाइन धराशायी हो गई है, जिससे लोगों में पेयजल संकट पैदा हो गया है और साथ ही फल संरक्षण केंद्रों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं तेज बारिश से पेयजल लाइन दुरुस्त करने में जल संस्थान को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए जूझना भी पड़ रहा है। जल संस्थान की अधिशासी अभियंता ने कहा कि वे पौड़ी में 2 पेयजल योजना है, जिसमें एक योजना के धराशायी हो जाने से व्यवस्था चरमरा गई है। फिलहाल दूसरी पेयजल योजना से आपूर्ति की जा रही है। लगातार जो पहाड़ों में 2-3 दिन से जो बारिश हो रही थी, उसके कारण जो हमारी ये नानघाट पंपिंग योजना है वो शायद खिरसों में क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन अभी तक उसका बनने का कोई ऐसा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शहर में ही नहीं, आज लगातार 4 दिन हो गए हैं और बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और शहर के इर्द गिर्द जो भी गाँव हैं कहीं भी पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नानघाट एक्चुअली वहाँ पे सड़क ही बास आउट हो गया है, उसके साथ हमारा पाइप भी टूट गया है जी। और वो अभी हम लोग जो वाटर सप्लाई है वो श्रीनगर पंपिंग पेयजल योजना से पौड़ी शहर में कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पूरी नहीं हो पा रही है और आंशिक रूप से हमारी सप्लाई जो प्रभावित हो रही है और कुछ क्षेत्र में हमें दिक्कत हो रही है जहाँ पे हमको टैंकर भी भेजना पड़ रहा है और उसके मरम्मत के लिए हम लोग मटेरियल वगैरह अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि हमको उसी सड़क पे ले आना है और पूरी सड़क खाली हो गई है। पानी की समस्या काफ़ी विकट हो रही है, क्योंकि हमारा जो भी फल पदार्थ जो बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो पानी का होता है और आजकल पानी हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर आ रहा है और जितना भी आ रहा है वो काफ़ी दूषित पानी आ रहा है, जिससे कि फल पदार्थ बनाने में हमें समस्या हो रही है। नगरपालिका परिषद डीडीहाट में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पिछले 1 हफ्ते से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कूड़ा उठाने का बीड़ा उठाया। नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने निजी संसाधनों, जेसीबी मशीन और मजदूरों के जरिए कूड़े के ढेर को साफ किया और नगरवासियों से कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने तक कूड़ा खुले में नहीं फेंकने की अपील की गई और ऐसा होने पर कार्रवाई की बात कही गई।
कांग्रेस की नई सेना बनने से बीजेपी में खलबली मचना शुरू हो गई है और वही कांग्रेस सेना 2022 में होने जा रहे विधानसभा के महाभारत में महाविरोधियों का धूल चटाते हुए प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगी। यह बात कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कही है, जो दून से वापसी के दौरान यहां कांग्रेस कार्यालय में रुके हुए थे और इस दौरान काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत भी किया। तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी शासन में जनता बुरी तरीके से त्रस्त हो चली है। निश्चित रूप से एक ऊर्जावान टीम बनी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी के आकस्मिक निधन के बाद जो रिक्ति पैदा हुई थी, जिस कारण जो है कांग्रेस हाईकमान ने एक संतुलन साधने का प्रयास किया है और एक नई ऊर्जावान टीम बनाई है और उसकी प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। बीजेपी के खेमे में हलचल है, उससे बीजेपी की घबराहट समझी जा सकती है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार इस टीम के अगुवाई में बनने जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू ने नैनीताल पहुंचे, जहां उनका अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य सचिव को नैनीताल के ATI में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात करके जिले में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। क्या योजनाएं हैं जिनको शासन स्तर पर और गति देने की ज़रूरत है और क्या पेंडिंग है शासन स्तर पर, या कोई और समस्या या प्रोजेक्ट है जिसमें और सपोर्ट की ज़रूरत है, ये सारी जानकारी करने के लिए। हर सप्ताह जो कर्फ्यू है उसमें क्या नई चीज़ें करनी है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या रिलैक्सेशन देनी है, उस हर रोज़ मीटिंग होती है और हर सप्ताह स्थिति देखते हुए उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, जहाँ उसमें और ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।